स्वागत है आप सभी लोगों का। आप लोगों के लिए मिडलाइन कक्षा 8वीं का पेपर विज्ञान का लेकर के आया हूं। और आप यदि हमारे चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिडलाइन आकलन कक्षा 8वीं का। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया है, देखिए सही विकल्प का चयन करना है। पहला प्रश्न है, शिकारी का आकृति का तारामंडल कौन सा है? तो इसका आंसर है मृग। दूसरा प्रश्न, ऐसा बहुलक जिसमें बनी वस्तुएं गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती है और विकृत हो जाती है का उदाहरण है? ये है इसका सही आंसर पीवीसी। तीसरा, दिए गए समीकरण में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो सोडियम कार्बोनेट को तोड़ा जाता है तो सोडियम कार्बोनेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है। चौथा प्रश्न देखिए, ये जो है चित्र में दिखाया गया है और इसका सही आंसर है ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति रहने पर ये जो है इसमें कील में संक्षारण का कारण होता है। ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। छठवां प्रश्न है, दी गई जानकारी के आधार पर यहाँ ग्रहों को पहचान करके मेल करना है। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, लाल ग्रह होता है मंगल, वलयों का वाला ग्रह होता है शनि और सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र। सातवां प्रश्न, टेफ्लॉन का प्रयोग भोजन बनाने वाले पात्रों में क्यों किया जाता है? तो टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता है। इसे भोजन पकाने वाले पात्रों पर न चिपकने वाली परत में लगाने के काम में आता है। आठवां प्रश्न, ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म करके बनाए गए कार्बन के नए अपर रूप का नाम क्या है तथा इसमें कितने कार्बन परमाणु पाए जाते हैं? तो ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म करके बनाए गए कार्बन के नए अपर रूप का नाम है फ्लोरीन। इसमें 60 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। इसका अणु गोलीय होता है। नौवां, इडली डोसे के आटे में यीस्ट मिलाने से मिश्रण फूल जाता है। इस प्रक्रिया का नाम लिखिए तथा आटे के फूलने का कारण लिखिए। तो यीस्ट एक सजीव है, इन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, पानी, ऊष्मा की ज़रूरत है। ये शर्करा से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसे किण्वन कहते हैं। इसी प्रकार से इडली डोसा बनाया जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड आटे में फंस जाने के कारण ये फूल जाती है। 10वां प्रश्न, किसी गहरे कुएं के भीतर की ओर मुँह करके ज़ोर से आवाज़ देने पर हमें आवाज़ सुनाई क्यों देती है? तो जब किसी गहरे कुएं के भीतर की ओर मुँह करके ज़ोर से आवाज़ देते हैं तब कुछ समय पश्चात वही आवाज़ सुनाई देती है, मानो कोई दोहरा रहा है। वही आवाज़ किसी सतह से टकराकर वापस आना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है और इसके परावर्तित ध्वनि ही प्रतिध्वनि कहलाती है जो हमें सुनाई देती है। दीर्घोत्तरी प्रश्न के उत्तर हैं, वायु को प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? कोई 3 सुझाव देना है। तो वायु को प्रदूषित होने से बचाने के लिए निम्न उपाय कर सकते हैं। पहला, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। दूसरा, वनों की कटाई को रोकना चाहिए। तीसरा, वाहनों जैसे बस, ट्रक, ट्रैक्टर आदि की नियमित जांच कराना चाहिए। 12वां प्रश्न है, चींटी के काटने पर हमें आसपास उपलब्ध किन पदार्थों को लगाने की सलाह दी जाती है और क्यों? चींटी काटने पर हमारे आसपास उपलब्ध क्षारीय पदार्थों को लगाने की सलाह दी जाती है, जैसे साबुन। चींटी के काटने पर होने वाले जलन एक प्रकार का फार्मिक अम्ल के कारण होती है। यदि क्षारीय पदार्थ लगाते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होने के कारण जलन से राहत मिलती है। 13 प्रश्न, तांबा, लोहा आदि धातुओं का उपयोग घंटी बनाने में क्यों किया जाता है, समझाइए। सामान्यतः धातुएं ध्वनिक होती है। यदि धातुओं पर प्रहार किया जाता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। यही कारण है कि तांबा, लोहा आदि धातुओं का उपयोग घंटी बनाने में किया जाता है। 14 नंबर का प्रश्न, आग लगने पर अग्निशमन सेवक किस प्रकार काम करते हैं? तो आग उत्पन्न करने के लिए अनिवार्य आवश्यक हैं ईंधन, वायु और ऊष्मा। इसमें से किसी एक से अधिक को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। अग्निशमन सेवक प्रायः वायु के प्रवाह को काटकर आग को बुझाते हैं। 16 नंबर का प्रश्न, 15 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, ये चित्र दिखाया गया है। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए स्लेटी रंग के धब्बे की स्लाइड कैसे बनाएंगे?
तथा सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करने पर क्या दिखाई देता है। ये चित्र जो है डबल रोटी का है। डबल रोटी पर बने स्लेटी धब्बों को खुरचकर स्लाइड पर रखकर पानी की बूंद डालकर स्लाइड बनाएंगे तथा सूक्ष्मदर्शी से इसका अवलोकन करेंगे। फफूंद को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कवक के धागे और गोल गोल जीवाणु पानी में तैरते हुए दिखाई देंगे। अधिकांश कवकों की संरचना तंतु जैसे होती है। 16 नंबर का प्रश्न है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में कोई दो अंतर लिखिए। अथवा में दिया है प्रोक्रियाटिक कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। प्रोक्रियाटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में कोई दो अंतर लिखिए। तो ये जो है जंतु कोशिका हमें चित्र बना लेना है और जंतु कोशिका का चित्र बना करके उसमें दो कारण दिखाना है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरा कारण, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता जबकि पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आखिरी प्रश्न है 17 प्रश्न, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण को चित्र द्वारा समझाइए। अथवा दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण को चित्र द्वारा समझाइए। जब दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती तो इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है चित्र दिखाया गया है, देखिए दूर दृष्टि दोष में जो है हमारा जो रेटिना ना प्रतिबिंब जो है पीछे पड़ता है, तो उसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम इस दोष को दूर कर सकते हैं। इस तरह से ये 17 प्रश्न जो है मिड लाइन टेस्ट अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा में जो 19-20 में आया था उसका ये आंसर है। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।